हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं क्लास 12 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना। इससे पहले अगली वीडियो में मैंने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देखें। और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, मैं एक चित्र बना रहा हूँ जिसमें आप देखते हैं क्या होगा। कोई बिंदु, एक द्विध्रुव O है, द्विध्रुव A और B है, A और B है, जिसका मध्य बिंदु क्या है O, इसका मध्य बिंदु क्या है O। इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। क्या है, कोई द्विध्रुव है A और B, जिसका मध्य बिंदु क्या है O। इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तथा बिंदु O से इन दोनों की लंबाई कितनी है, L और L, यानी कह सकते हैं 2L। लंबाई कितनी है 2L। और इसे हम क्षैतिज रेखाओं में काटेंगे। केस में क्षैतिज रेखाओं में काटेंगे तो E1 cos थीटा, क्षैतिज में क्या होता है cos थीटा और लंबवत में sin थीटा। तो क्या है, यहाँ होगा E2 cos थीटा। क्या होगा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। यानी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाले कोण क्या हैं, ये कितनी क्षैतिज में बनने वाले कोण क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो क्या हो गया, एक द्विध्रुव है, जैसे A और B नाम दिया, इसकी लंबाई क्या है L और L, यहाँ कह सकते हैं 2L। क्यों है, क्योंकि इनका मध्य बिंदु क्या है O इन्हें दो भागों में बांटता है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। एक चीज़ और देखते हैं, इसमें क्या होता है कि एक कोई त्रिभुज लेते हैं। इसमें पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कोई त्रिभुज से हम लेते हैं PAO। क्या लेते हैं, PAO त्रिभुज से, त्रिभुज POA से क्या करेंगे, त्रिभुज PAO से। तो क्या लिखेंगे, AP, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें देखेंगे हमें क्या निकालना है, हमारा क्या है, आधार है L, लंब है R, हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो कैसे लिखेंगे, कर्ण क्या है हमारा P और A, P और A का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, यानी फिर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम देखते हैं हमारा कर्ण क्या है, P और A। क्या है हमारा, P और A क्या है, कर्ण P स्क्वायर, लंब क्या है हमारा R स्क्वायर, आधार क्या है L, तो L का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग है वो किस पर, करनी कर देंगे इस पर। तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और PA। क्या निकल आया हमारा कर्ण, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा, R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। हम कह सकते हैं, अगर दूसरा त्रिभुज देखें तो A भी हमारा समान, मतलब कह सकते हैं कि PA बराबर PB, तो दोनों के गण क्या होंगे, समान। तो इसको भी लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर हमें भाषा लिखनी है थोड़ी, हम भाषा के रूप में दर्शाएं तो कैसे लिखेंगे
कि माना एक वैध दो द्विध्रुव क्या है ए बी, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या याद कर लें। कैसे लिखेंगे कि माना एक वैध दो द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैध छेद की तीव्रता का निर्धारण करना है। और हमने फिर क्या किया कि एक पाइथागोरस एक त्रिभुज लिया, जिसके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने क्या निकाला, एक कर्ण निकाल लिया उसका। फिर देखते हैं प्लस क्यू क्या है, इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। एक पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे पे क्या है, प्लस क्यू आवेश। तो हम लिख सकते हैं, देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कल मैंने बताया था उस वीडियो में, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इसी प्रकार लिख रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, E1 करके लिखें, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब के आ गया हमारा, के क्यों लेते हैं, क्या क्या होता है, जब हम परिभाषा लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो कहाँ पर रखा होता है, एक परावैद्युतांक माध्यम में, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं के से। तो हमने यहाँ क्या लगाया, के इंटू क्या है हमारा सूत्र में क्या है, क्यू बटे आर। अब हमारी दूरी क्या हो गई, यहाँ से पी बिंदु प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन सब का क्या हो गया हमारा स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि आर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे, अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये करनी हट जाएगी, नहीं हट जाएगी, क्या होगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, करनी से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसको मानेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1। अब दूसरा देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे किससे पता करेंगे, E2, इसे कहेंगे E2। सेम वही सूत्र लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का करनी, इनका क्या हो गया, स्क्वायर। फिर कैसे लिख देंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। इसको माने समीकरण 2, क्या होने हमारे समीकरण 2। अब देखते हैं परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2। अब एक चीज़ लिखते हैं, ऐसे होंगे E1 क्या है हमारा, E1 क्या है, E1 कोस थीटा, क्षैतिज रेखा में लिखेंगे तो क्या लेंगे, E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा। क्या होगा हमारा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, दोनों के रूप में लिखते हैं। तो देखते हैं कि A वाला मान और समीकरण 1 और समीकरण 2 एक से यानी समान है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि कोई मान, यानी कह सकते हैं कि E1 कोस थीटा बराबर क्या है, E2 कोस थीटा, दोनों क्या है, समान। तो हम कोई सा भी एक मान बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, E बराबर क्या होगा हमारा, E1 कोस थीटा और प्लस इसकी जगह रख देंगे क्या, E1 कोस थीटा। हमने क्या माना है, क्योंकि हमने क्या माना है, A। देखें आप क्या है, E1 कोस थीटा बराबर E2 कोस थीटा, मतलब दोनों कोई को भी किसी को भी लिख सकते हैं। यानी
इसकी जगह इसको भी रख सकते हैं या इसकी जगह इसको भी। तो क्या होगा ये कि दोनों के बराबर मान है, दोनों समान मान है, तो समान रूप में लिख लेंगे इवन कोस थीटा। तो इसके लिए एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे होगा, ई बराबर 2 E1 कोस थीटा, जुड़ जाएगा कि नहीं, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। कहाँ से आया, ये हम दोनों मान कैसे हैं, सेम हैं, बराबर हैं, तो हमने किसी एक को उसकी जगह मान रख दिया। फिर कैसा बन जाएगा, E बराबर 2E1 कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, 2 इंटू 1/E1 का मान रख देंगे, ये हमारा E1 का मान है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L²। ठीक है, और क्या है, कॉस थीटा साथ में चलेगा, तो कहाँ लिख देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L² इंटू आधार क्या है हमारा L, तो क्या लिखेंगे L, कर्ण क्या है हमारा √r² प्लस L²। समझ में आ रहा है, क्या है हमारा r² प्लस L²। फिर देखते हैं क्या करेंगे कि r² की अपेक्षा L² का मान नगण्य है, यानी कह सकते हैं कि r² का मान अधिक है किसकी अपेक्षा, L² की। तो फिर किस प्रकार आ जाएगा, 2 1/4πε0 के इंटू Q/ क्या बचेगा r², यहाँ पर क्या बचेगा √r², क्या बचेगा r² √r², और L क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि L बराबर क्या हो गया 0, तो L का मान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर देखते हैं क्या हो गया, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2QL/r², और किसके रूप में, कर्णी के रूप में, यानी कह सकते हैं r का वर्गमूल क्या होगा, r² का वर्गमूल क्या होगा r। तो इसके लिए किसके रूप में लिख देंगे कि r⁻3, एक r इसमें गुणा हो जाएगा इसका, तो कितने हो जाएंगे, r⁻3 कितनी हो जाएंगी 3, और क्या हो गया 2QL। फिर E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2QL, क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL बराबर क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से। तो 2QL की जगह क्या रख देंगे हम P, और क्या हो जाएगा हमारा RQ, क्या हो जाएगा हमारा RQ। फिर हम देखते हैं आगे और देखते हैं, यदि क्या हो K बराबर 1 रखने पर, K बराबर 1 रखने पर, निर्वात अथवा वायु में K बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, E बराबर 1/4πε0, इस K की जगह क्या रख देंगे 1 इंटू क्या बचेगा P/r⁻3। ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हो गया। एक बार और देखते हैं जल्दी, हमने क्या लिखा, सबसे पहले चित्र देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, चित्र के, इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है A और B, इसकी मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। जिसे हमने दो भागों में बांटा है, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, यानी क्षैतिज भागों में बांटा है। फिर हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाला है, इसमें आधार है और लंब है, क्या है, आधार है और लंब है, हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो हमने क्या है, कर्ण किसकी सहायता से निकाला, एक त्रिभुज लिया हमने, ये वाला हमने ये त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज लिया PAO, फिर क्या लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या था हमारा PA, तो हमने यहाँ पर लिख दिया PA स्क्वायर, और क्या था
लंब क्या था हमारा आर स्क्वायर और आधार क्या था एल स्क्वायर। तो हमने इनके लिए देखा, फिर देखा यहाँ पर कि हमारा प्राप्त हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसके लिए पी ए बराबर क्या था पी बी। तो दोनों के कर्ण क्या थे बराबर, तो हमने दोनों के लिए इस रूप में लिख लिया। फिर लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने यहाँ पर उसको लिखा, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से यह ए में यहाँ पर सूत्र लिखा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रखा। फिर लिखे कौन से माध्यम में रखा है, परावैद्युतांक माध्यम के में रखा है। तो हमने क्या लिखा, परावैद्युतांक माध्यम के। फिर समीकरण 1 का नाम दिया, यानी करनी खोल दी। क्यों, स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, करनी हट जाएगी। इसी प्रकार सेम ये भी किया। फिर हमने लिखा परिणामी तीव्रता, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो दोनों क्या थे बराबर, सेम मान थे। दो ए बी मान और ए बी मान क्या है, दोनों सेम मान थे। तो हमने क्या मान लिया कि किसी एक की जगह वो वाला दोनों मान फिट कर दिए, दोनों को एक मान लिया हमने। क्या मान लिया, एक ही मान लिया। तो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, यानी कितने हो गए 2 E1 cos थीटा, 2 E1 cos थीटा। तो हमने क्या किया, फिर हमने मान रखा cos थीटा के मान क्या रखा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण का मान रखा। फिर हमने आर स्क्वायर का मान किसकी अपेक्षा अधिक बताया, एल स्क्वायर की अपेक्षा। तो एल स्क्वायर का मान क्या होगा, हट जाएगा, यानी एल बराबर 0। फिर हम रखते हैं मान रखा, फिर टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से, यानी 2QL बराबर क्या होता है पी क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी रख दिया। फिर हमारा इससे क्या हो गया, सो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निर्धारण किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।